Hello, good afternoon, all. I am Navdeep Kaur. I have secured rank 16 in Indian Statistical Service, ISS 2020 exam. So, I'll introduce myself and would like to thank UPSC Time for having me here. I have done graduation from Punjabi University, Patiala. I am from Punjab basically, and post graduation from Punjab University, Chandigarh. I'll share. Firstly, I'll tell about my strategy, and then would take up few of the frequently asked question by the aspirants. So, firstly, I'll tell you about the pattern of the exam. So, the exam has total 6 parts. First is about English, then GS, then we have two objective statistics paper and two subjective statistics papers. About English, I would tell you that the first question in English paper is about essay, which carries 30 marks, and you are given 5 options, out of which you have to choose one. आपको एक चूज करना होता है 5 ऑप्शंस में से। लाइक बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स पे भी होते हैं और कुछ स्टैटिक टाइप भी होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सॉर्ट ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो यू कैन चूज द वन अबाउट व्हिच यू कैन राइट प्रॉपर्ली। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, इसके अलावा आप अरिहंत के 151 एसेज की बुक आती है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ऐसे लिखना कैसे है। Then second question is Prezi writing. Like you have to write the summary of a long paragraph, which is of approx 600 to 700 words. You have to write one third of it. तो आपको उसका मीन्स अबाउट आपको 200 वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा, तो उसको आप प्रेसी इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक आई यूज्ड टू डू, कि जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको जब आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे, तो ये पॉइंट्स आप पक्का उसमें इंक्लूड ज़रूर करें। जैसे कि कई फैक्ट्स हैं या कुछ है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उसको छोड़ मतलब लीव कर सकते हो। Then there's a paragraph writing, which is usually about a quote or idiom, जो उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होता है और आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो उसका आइडिया भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लग जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई गेस वो थोड़ा बहुत चेंज होके कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, उनको जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, उनको ज़रूर एक बार खुद से लिख के देखें। देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं पेपर में, वो इसके रिलेटेड होते हैं कि आपको सेंटेंस बनाने होते हैं वर्ड्स के या इडियम्स के। तो जो वो वर्ड्स होते हैं, वो यूजुअल जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो नहीं होते हैं, थोड़े से डिफरेंट या डिफ़िकल्ट होते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर, जैसे मैं आई यूज्ड टू रीड इट डेली, तो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, तो मोस्टली जो अच्छे ऑथर्स हैं, तो वो उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो आप वो वर्ड्स वहाँ से कुछ नई अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाइए, और पुराने जो हमारे पेपर में आ रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स पूछे गए हैं, उनको भी एक बार पढ़ के उनके मीनिंग्स, उनको सेंटेंस में यूज़ करना, वो आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए। देन देयर इज़ लास्ट क्वेश्चन इन इंग्लिश पेपर अबाउट सेंटेंस करेक्शन, जिसमें आपको कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी किसी सेंटेंसेस में, तो उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। इसमें भी आप जो-जो टाइप ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो आपको पता चल जाएगी पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देख के कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है सेंटेंस में, तो आप उसको उस तरह का प्रैक्टिस करके आप उसको सही करके लिख सकते हैं। देन सेकंड पेपर इज़ अबाउट जीएस, जनरल स्टडीज़, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री का जो मतलब ये जो पेपर है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 20 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट जो पार्ट है हिस्ट्री, इसमें 3 पार्ट्स, वही मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट।
तो मॉडर्न को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जा रही थी कुछ साल पहले, पर अब ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का। देन देयर इज़ ज्योग्राफी। तो व्हाट आई हैव सीन, मैंने ये देखा कि जो ये क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, इवन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, वो ज़्यादातर जो हमारा करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ज्योग्राफी मीन्स लाइक हमारे टाइम में, जो जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वाइल्ड फायर्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेस्ट्स में, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में आया हुआ था। तो अगर आप न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट वहाँ से कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम विद द केस ऑफ पॉलिटी, तो उसमें भी कई क्वेश्चंस जो करंट सिनेरियो में पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो चल रहा है, मोस्टली इंडियन सिनेरियो में उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ज़रूर एक बार मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखें। देन इकोनॉमिक्स, सेम विद द इकोनॉमिक्स। देन वील मूव फॉरवर्ड टू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, जो डे 2 में होता है, क्योंकि आईएसएस का एग्ज़ाम 3 डेज़ में कंडक्ट होता है। तो सेकंड डे इज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें पेपर 1 में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन देयर इज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अ मैं आपके क्वेश्चंस जो आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द सेशन दूँगी, आप उसमें ऐड करते रहिए। Then talking about the probability paper, I used to follow FMS, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उसकी बैक आप जो मतलब इन कंटेंट में जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड, वो तो आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप जो बैक एंड पे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के, तो वो अनसॉल्व्ड होते हैं, पर उनके आंसर्स पीछे मतलब बैक ऑफ द बुक दिए होते हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो मैंने वो सॉल्व किए थे। दो दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, पर आपकी मतलब कैलकुलेशन, आप जिस वे में उसको सॉल्व कर पाएँ ईज़िली, वो आप ज़रूर उसको कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ बुक कॉल्ड वीके रोहतगी, दैट आल्सो आई फॉलोड। उसमें भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड, जैसा आपका टाइम हो उससे रिलेटेड आप उस वे में आप उसको कर सकते हैं। Then a second paper, statistical methods, and for numerical analysis, it's a difficult sort of part. आपको बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आपको सॉल्व करने पड़ते हैं कई बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, तो उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मतलब टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। Then for computer applications, I followed a book by E. Balaguru Swami, that is Fundamentals of Computers. तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उस केस में भी आपको देखते रहना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके सिमिलर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Then paper 2, which is conducted on in second part of the second day, it's about statistical inference and linear models, as well as the official statistics. For official statistics, you can follow the MOSPI website. Uh, Apart from this, you can follow So, for paper 2, I would like to tell you that in paper 2, most of the questions are repetitive in nature. So, if you are smart enough, please solve the previous year question papers and practice them well. There might be chances that few of the question answer to the few of the questions you might already know if you have already solved. So that would cut down the time for rest of the paper. Then there's paper stat 3 paper, which is conducted on third day, and in first part, in this paper there are 8 questions which carry 40 marks each. So out of this 8 questions, 2 are compulsory, and rest out of 6 you have to attempt only 3. So this paper has econometrics part, sampling techniques, time series, and index numbers.
So for econometrics, you can follow. I used to follow Gujarati. For a time series and index number, FAS, Fundamental of Applied Statistics, and for fourth paper, Stat 4 paper, which is the last subjective paper on day 3. So it so in this paper, you have to choose two subjects of your choice out of seven statistics papers. Like I chose demography and multivariate analysis. People choose like first paper is of coding on R or C. Then there's design of experiment. So you can choose. आप अपनी मर्जी का उनमें से चूज कर सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट आप मास्टर्स किए हो, तो उसमें आपने जो सब्जेक्ट्स फॉलो किए हैं अपनी चॉइस का, जिसमें आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, दैट यू कैन फॉलो। सो इसमें भी सेम पैटर्न रहता है। आपको 5 कंपल्सरी क्वेश्चंस करने होते हैं एक-एक पार्ट के। जैसे आपने मैंने चूज़ किया मल्टीवेरिएट एनालिसिस, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में 5 कंपल्सरी क्वेश्चंस मुझे करने पड़ेंगे और 4 ऑप्शनल में से मुझे 2 अपनी चॉइस के करने पड़ेंगे। तो इनमें से जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स ईच होते हैं और जो आप चूज़ करते हैं वो 25 मार्क्स ईच होते हैं। तो आपको ये जो सब्जेक्ट हैं 7 में से 2 जो चूज़ करने हैं वो आप बहुत वाइज़ली चूज़ करें। अगर आप उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं तो आप 2 चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इतना डेप्थ में नहीं, आपको मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप किस में अच्छे हो, तो कई बार लोग चांस लेते हैं और 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं 7 में से। कई बार कोई जैसे हमारे टाइम में मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जो आए थे क्वेश्चन, वो बहुत ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट थे, जो ऑप्शंस में से आपको चूज़ करने होते थे और 4 में से आई वाज़ नॉट एबल टू चूज़ इवन 1। बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट थे पास्ट पैटर्न से। तो यू कैन टेक द चांस ऑफ प्रिपेयरिंग 3 पेपर्स इफ यू आर गुड इनफ। मतलब मेरा आई चोज़ ओनली 2 आउट ऑफ 7। तो दैट इज़ योर कॉल, आपको क्या करना है। So now they have given me few of the questions which I am supposed to answer. उम, हाँ, आपने इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे की? तो उसके लिए आई वुड टेल यू दैट कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तब भी मैंने मतलब आई वेंट अप टिल द इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू मेरी मतलब तब भी आई स्कोर्ड वेल। तो मेनली मुझे लगता है इंटरव्यू में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना चाहिए, मतलब आपको कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करना चाहिए। जितना आप नर्वस होगे, दो यू आंसर वेल, आप अगर नर्वसली उसको डील कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम होगी। तो आप कॉन्फिडेंस से हर एक चीज़ को हैंडल कीजिए। इंटरव्यू में मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में कुछ चल रहा है, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। देन अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स, उसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन देयर इज़ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में वो ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको सारे जो पब्लिकेशंस हैं मॉस्पी की, उसके बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आपको पता होना चाहिए। देन आपने फ़ॉलो किए हुए सोर्सेज़ बुक लिस्ट के बारे में बताइए। बुक लिस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट पेपर्स आई हैव शेयर्ड। उसके अलावा आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने रोतगी फ़ॉलो की, ऐसे ही आप इफ यू वांट टू जॉट डाउन तो आई विल टेल यू। जैसे फॉर essay writing I told that Arihant 151 essays I followed. Uh, then for GS I used to read newspaper as well as I covered these NCERT books. So you can cover old NCERT history books of class 11 and 12, old NCERT geography book of class 10, old NCERT geography books of 11 and 12 as well. Then Indian Polity by Lakshmikant, and current affairs you can I used to follow Byju's IAS channel. So there they provide this daily news analysis. I used to listen to that each day and read only those important articles each day.
So then for objective papers, Fundamental of Mathematical Statistics, which I mentioned earlier by Gupta and Kapoor, then numerical methods by this Araobi. So this I followed. Then आपने आंसर राइटिंग की तैयारी प्रैक्टिस कैसे की? सो आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपके कई पेपर होंगे वो आप पूरे ही नहीं कर पाएँगे। तो आपको टाइम बाउंड कई आते हुए आप पूरा ना कर पाओ दैट इज़ लाइक रियली ड्रास्टिक। तो आप उसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करें हर एक पेपर चाहे वो स्टैट्स है या जीएस है या इंग्लिश है। तो आप एक बार टाइम बाउंड मैनर में अब 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव पेपर आपके 2 घंटे के हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप एटलीस्ट पुराने पेपर्स को उस टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। यूपीएससी में यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं? दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका सिलेबस ये आपके पास प्रिंट आउट आपके पास हर टाइम होने चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इनको आप अपने पास रखें। प्रीवियस ईयर से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रादर देन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आपको वो आइडिया मास्टर्स में जबकि वो उल्टा केस हो सकता है जब आप मास्टर्स कर रहे हो कई बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके न्यूमेरिकल पे इतना ध्यान नहीं देते। तो इसमें उल्टा हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो आपको वो जो आइडिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही लगेगा। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपके ऊपर है लाइक आई यूज्ड टू फॉलो माय मास्टर्स के नोट्स वो अच्छे बने हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब हमें अच्छे से कई टॉपिक्स हैं जो नहीं कवर हुए होंगे, पर मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग कवर्ड इन आवर मास्टर्स तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपकी इंडिविजुअल कॉल है अगर आप लाइक पंजाब में तो कोचिंग ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप कर सकते हैं। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? दैट इज़ योर इंडिविजुअल कॉल अगर आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है लाइक इन दिल्ली और जयपुर दे आर अवेलेबल फॉर आईएसएस इन यूपी एज़ वेल तो अगर आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? तो एनसीईआरटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जीएस के लिए आपको एनसीईआरटी एक बेस सेट करती है, उसके बाद आप करंट में उसको आंसर कर पाओ, करंट सिनेरियो में आंसर कर पाओ इसलिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें? सो करंट अफ़ेयर्स की तैयारी न्यूज़पेपर से करें, न्यूज़ सुनें न्यूज़पेपर डेली रीड करें। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं? दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। आपने कौन-कौन से न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया? आई यूज्ड टू रीड द हिंदू डेली। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इसका वही है कि आई यूज्ड टू रीड मैं हमेशा वही आर्टिकल पढ़ती थी जो उसके एनालिसिस में बायजूस आईएएस को चैनल के एनालिसिस में जो-जो आर्टिकल वो कवर करते थे आई यूज्ड टू रीड ओनली दैट। तो उसके अलावा इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो वो रीड करके फ़ायदा ये हुआ कि वो जीएस में भी हेल्प करेगा और आपके एसए में भी। तो अगर आप आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको फैक्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे में भी अच्छे से उनको कोट कर पाएँगे और अपने जीएस के पेपर में भी। मैगज़ीन मैंने कोई फ़ॉलो नहीं किया, तो मैं न्यूज़पेपर ही फ़ॉलो करती थी। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सो देयर आर पीपल इन माय बैच जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही क्लियर किया, कईयों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्लियर किया। तो इट्स ऑल अपॉन यू आप
आपके पोटेंशियल पे है। आप कई मैंने तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इसको प्रिपेयर किया। तो दिस इज़ योर कॉल। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? सो मेरा ऐसा था कि आई यूज्ड टू सेट अ टारगेट कि हाँ, आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो वो कितने टाइम में हो जाएँ वो अब उस पे डिपेंड करता था कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। तो आप भी अपना कोई गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ, आज मुझे इस पर्टिकुलर बुक के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो आप उसको एज़ अ टारगेट सेट करके उसको जितने टाइम में हो पाए आप कर सकते हैं। देन जब एग्ज़ाम आप पे एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू हैपन लाइक आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो आप उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अपने टाइम टेबल कैसे बनाया? तो टाइम टेबल मैंने वही कि मैंने अपने लाइक पेपर 4 पे 6 पेपर हैं, तो आप डेली जीएस या इंग्लिश को दे रहे हैं, उसका आप एक अलग से टाइम जीएस और इंग्लिश का निकालें। देन आप स्टैट्स के कौन-कौन से टॉपिक कर रहे हैं, उसका आप टॉपिक वाइज़ अपना बना लें कि हाँ, इतने हफ्ते में मेरी ये हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि हाँ, ये सब्जेक्ट मैं इतने टाइम में कंप्लीट कर दूँगा। अ, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, वो आप पे ही है कि जैसे इज़ इट अबाउट पेपर स्टैट्स पेपर 4 तो उसमें 7 में से आपको 2 ऑप्शंस चूज़ करनी होती हैं। तो मेरा ये था कि मैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी मेरा ठीक था बट आई डिडन्ट चूज़ क्योंकि उसकी मेरी स्पीड बहुत कम थी। और मेरा मतलब टाइम पे उसका पेपर मास्टर्स में ही कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैंने वही चूज़ किए, जिनको मैं टाइमली कंप्लीट कर पाऊँ। अ, यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? मीडियम आई गेस हम आईएसएस का एग्ज़ाम सारा इंग्लिश में ही है, हिंदी का ऑप्शन इज़ नॉट देयर। नोट्स कैसे बनाएँ? तो जो जीएस या इंग्लिश के मुझे जैसे कई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने पे कोई चीज़ अच्छी लगती थी या कोई ऐसे लगता था कि हाँ, बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये कोट करेंगे तो अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे। तो दैट आई यूज्ड टू राइट इन एन अनदर नोटबुक जो मैंने अलग से लगा रखी थी कि इनको मैं जब पेपर आएगा तब अच्छे से रिकॉल करके दोबारा उनको पढ़ के एक बार याद करके फिर एग्ज़ाम में जाती थी। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? तो इसके लिए आपको थोड़ी रिविज़न करनी पड़ेगी। आप ट्राई करें कि आप में जाने से पहले 2-3 बार एट लीस्ट उसको रिवाइज़ या रिकॉल कर पाएँ। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? अ जो मैंने आईएसएस का एग्ज़ाम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो फर्स्ट में मैंने आरबीआई का ग्रेड बी एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर मतलब ये सब एग्ज़ाम्स को मैं साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रही थी। तो आप भी ऐसे सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे कि आरबीआई का या सेबी का और आईएसएस का, तो इनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होती है। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इंटरव्यू में इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें आपका आंसर सही होना, ना होना इतना मैटर नहीं करता। उसमें मैटर करता है कि आप कैसे क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, कैसे आप आंसर कर रहे हैं और आप पैनल को कैसे अपने आंसर से कन्विंस करते हैं और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था कि काफ़ी मेरी मास्टर्स और इंटरव्यू देने में काफ़ी गैप आ गया था और उसमें मैंने 1 साल आरबीआई में सर्विस भी की, तो मेरा मतलब पढ़ाई से इतना लिंक नहीं रहा था। तो कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स के आंसर जो डीप थ्योरी थी, मतलब मैं पढ़ के तो गई पर आई वाज़ नॉट एबल टू रिकॉल फ्यू ऑफ देम। तो फिर मतलब अगर आप उनको ना भी कर रहे हैं तो ऑनेस्ट ना होनी चाहिए आपकी, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आई स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू।
यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले, तो आप क्या नहीं करना चाहोगे? यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले, तो आप क्या नहीं करना चाहोगे? अ, इसका मुझे आप मतलब कौन-सी गलतियाँ नहीं करना चाहोगे? तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे गलती क्या हुई कि पेपर जो जीएस का और इंग्लिश का, जो आप जनरली हम साइंस स्ट्रीम में होते हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान हमारा होता नहीं है। तो हम अपनी मतलब स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को क्लियर करने को आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। तो इनकी प्रिपरेशन में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया रादर देन स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 टू 3 एंड 4। तो आपको एक अच्छा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि आप जीएस और इंग्लिश को भी टाइम दे पाएँ और अपनी स्टैटिस्टिक्स को भी। Now I would answer the questions from these comments. स्टैट्स 1 एंड 2 कैसे अच्छे स्कोर करें फ्रॉम बेसिक? अ, स्टैट्स 2 पेपर मुझे ऐसा लगता है स्टैट्स 2 बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव होता है। तो आप प्लीज़ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। आंसर की आ जाती है तो आप अपने आंसर्स मैच करो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइक मुझे याद है कि मैं आईआईटी जैम वगैरह के पेपर भी सॉल्व करती थी। नेट के भी कर सकते हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। स्टडी रूटीन, हाउ मेनी आवर्स स्टडी, 3 डे मोटिवेशन ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड लास्ट डे हाउ वी कैन रिविज़न। सो हाउ मेनी आवर्स स्टडी मैंने आपको बताया कि आप एक मैं आई यूज्ड टू सेट अ टारगेट कि हाँ, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आज के दिन में। तो वो अगर जल्दी हो रहे हैं तो जल्दी, अगर उनको टाइम लग रहा है तो मतलब वो 12, 13, 14 घंटे जितने मर्ज़ी हो सकते हैं दिन के। 3 डे मोटिवेशन ड्यूरिंग एग्ज़ाम, हाँ, थर्ड डे बहुत एग्ज़ॉस्टिव होता है कि आप कंटीन्यूअसली थर्ड डे पे आपको कई-कई बार ऐसा होता है कि पेपर 3-4 आप कुछ रिकॉल ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और थोड़ा पॉज़िटिव रहना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मैम जीएस और इंग्लिश पेपर में कितने तक स्कोर पॉसिबल है? Yeah, I've heard people score 50% of marks in GS and this English. मैम इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें? इंग्लिश इम्प्रूव न्यूज़पेपर रीड करें। अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मतलब इम्प्रूव करें, मोस्टली वही होती हैं हम लोग से। री-रीड और रिकलेक्ट व्हिच इज़ करेक्ट इन रिविज़न। अ, आप अगर स्टैट्स की बात करें तो री-रीड कोई मतलब कोई उसका मीनिंग नहीं है। आपको मतलब उसको रिवाइज़ इन द सेंस कि आपको एक बार जैसे कोई थ्योरम है तो आपको वो लिख के ही एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो री-रीड इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। व्हाट वाज़ योर स्कोर आउट ऑफ 1000 मार्क्स मैम? If I'm not wrong, it's 500 something. I'm not able to recall. रिविज़न स्ट्रैटेजी बताओ। रिविज़न लाइक जैसे जीएस और इंग्लिश के तो आप कुछ-कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आप उनको रिवाइज़ करो। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, जीएस का कुछ मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी कि मैं हाँ, इसको आंसर में यूज़ कर सकती हूँ, तो वो मैं लिख के रखती थी अपनी अलग से न्यूज़पेपर रीड करने के बाद। और जैसे अ, ये है पेपर 1 या 2 है उसका ऑब्जेक्टिव का, तो उसके आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसका मीन, वेरिएंस ये आप शॉर्ट में लिख के रखिए कि आप जब उसको बिफ़ोर एग्ज़ाम आप उसको जल्दी से रिकॉल कर पाएँ। मतलब वो आपके टिप्स पे हों, तो आप उनको ईज़िली जल्दी-जल्दी देख पाएँ जब आपके पास ऐसा क्रिस्प सा मटीरियल हो कि आप फटाफट उसको गो थ्रू होके आप एग्ज़ाम में चले जाएँ। मैं
करंट अफ़ेयर्स के लिए क्या करें? करंट अफ़ेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीड करें। मैं वही बता रही हूँ कि मैं बायजूस आईएएस चैनल को फ़ॉलो करके उसका डेली एनालिसिस ज़रूर सुनती थी और उसमें जो-जो उन्होंने आर्टिकल मेंशन किए होते थे, उनको जाके रीड करती थी। एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेकर चलें? एक दिन में लाइक न्यूज़पेपर वाला टाइम आई यूज्ड टू रीड डेली। फिर कोई ना कोई ऐसे या कुछ ये पढ़ के आप इंग्लिश का भी करने की कोशिश करो। फिर स्टैट्स का लाइक 1 दिन में जब आपकी बिल्कुल पीक टाइम आ गया, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, फिर तो आपको सारे सब्जेक्ट एक बार देखने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आपकी नॉर्मल आप 1 साल पहले शुरू कर रहे हैं, तो आप 1 सब्जेक्ट लेकर शुरू कर लीजिए। मैम जी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मैथ्स को स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस से करें। मैम इंटरव्यू में इंग्लिश कंपल्सरी होती है? नहीं इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होती है। आप हिंदी में भी दे सकते हैं। पर मेरा ये पर मेरा ये मतलब मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आपने हिंदी में स्टार्ट की है, तो आप पूरी हिंदी में ही करें। अगर आपने इंग्लिश में शुरू की है, तो इंग्लिश में ऐसे आप 2 लैंग्वेजेज़ में स्विच ना करें, उससे ऐसा लगता है कि आप एक में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एंड इकोनॉमेट्रिक्स बेसिक से पढ़ सकते हैं, अगर एमएससी और बीएससी में पढ़ा नहीं है ये बिल्कुल भी। मैंने मास्टर्स में तो इकोनॉमेट्रिक्स शायद कंपल्सरी होता है, तो ये मुझे नहीं पता कि आपने मतलब ये कई यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं। पर इकोनॉमेट्रिक्स आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत पार्ट उसका लीनियर मॉडल से मैच करता है, तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू यूपीएससी टाइम फॉर हैविंग मी। मैम इंग्लिश को कैसे करें? इंग्लिश का मैंने बताया कि आप ऐसे को प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रेसी है उसमें आप 1/3 आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ में उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। हाउ मच टाइम हाउ मच दिस एग्ज़ाम विल टेक टाइम? लाइक इन व्हाट सेंस? 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। डेली 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट डे 3 घंटे का इन फर्स्ट हाल्फ, देन सेकंड हाल्फ में 3 घंटे का, टोटल 6। देन सेकंड डे 2-2 घंटे के 2 एग्ज़ाम, देन थर्ड डे 3 घंटे के 2 एग्ज़ाम। आई मीन प्रिपेयरिंग इट्स ऑल अपॉन यू, आप कितना जल्दी चीज़ें पिकअप कर सकते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। मैम एग्ज़ाम पास आई तो सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें? तो अगर आपने उसको प्रैक्टिस की हुई है, एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई है, तो एग्ज़ाम के पास तो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा। तो तब तो आप बहुत ही लाइक उसको स्क्वीज़्ड मैनर में रिकॉल करेंगे। आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स में उसको लिखा हुआ है, तो वही आप रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत लाइक कोई जैसे थ्योरम है, तो उसके आप इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स लिख के उनको याद कर सकते हैं। So thank you all for joining. Thank you UPSC Time for having me. Thank you.